welcome in today's video. I am CS Sakshi Jain and as promised in our previous video, I am back with another power packed analysis of company जो कि केबल एंड वायर्स की लीडिंग कंपनीज में से एक है, उसका नाम KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। हमारा लास्ट वीडियो वर्ल्ड की लीडिंग डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स कंपनी पर था और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग, इस पूरी सीरीज को बनाने के पीछे हमारा पर्पस एजुकेशनल है, इसमें हम किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, जहां ग्लोबल वायर्स एंड केबल मार्केट 2018 में $201.76 बिलियन का था, उसका 2026 तक $332.65 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। मतलब लगभग 6.45 CAGR की ग्रोथ आने वाले समय में दिख सकती है। उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण बढ़ती हुई रिटेल डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसपे गवर्नमेंट का भी काफी जोर है। इसके साथ ही ट्रेंड बता रहे हैं कि ग्लोबली एशिया पैसिफिक सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मार्केट बन सकता है, जिसका सबसे आगे रहने वाले देशों में भारत एक होगा। 100 स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 जैसी कई सारी और योजनाएं भारत सरकार ने लॉन्च की है ताकि देश में रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मार्केट को बढ़ावा मिले। ये सारी योजनाओं के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में वायर एंड केबल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है और इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज मार्केट, रॉ मटेरियल की बढ़ती प्राइसेस, कॉपर की प्राइसेस लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर भी फर्क पड़ सकता है। देश में बढ़ती हुई फ्यूल प्राइसेस का भी सीधा असर केबल ट्रांसपोर्ट के खर्चों पर देखने को मिल सकता है। इंडियन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुल 382 गीगावाट की टोटल जनरेशन कैपेसिटी है एंड इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बन चुका है। कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद देश ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 12.1 गीगावाट से अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, जिससे भारत की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी में 1.3% की बढ़त देखने को मिली है। अगर फिगर्स में बात करें तो भारत की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 12,075 बिलियन यूनिट से बढ़कर 1,381.9 बिलियन यूनिट्स हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। यही सब बातें और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की ग्रोथ को ध्यान रखते हुए सरकार ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के बजट को, जो कि 12th प्लान में 2.2 ट्रिलियन का था, उसे बढ़ाकर 13th प्लान में 3.3 ट्रिलियन कर दिया है, जिसका सीधा असर हमें केबल एंड वायर इंडस्ट्री में देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई इंडस्ट्री की एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। अब बात करते हैं कंपनी की। KEI इंडस्ट्रीज 1968 में स्टैब्लिश हुई थी। तब कंपनी ने अपना काम पार्टनरशिप में कृष्णा इंडस्ट्रीज के नाम पर स्टार्ट किया था। उस समय कंपनी सिर्फ हाउस वायर, केबल, रबर्स बना रही थी और आज कंपनी दूसरे कई सारे टाइप्स ऑफ वायर बनाने के साथ साथ ग्लोबली अपनी प्रेजेंस भी बना चुकी है। आज कंपनी लगभग 45 देशों में काम कर रही है, वो भी 5000 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स के साथ। कंपनी बहुत सारे केबल टाइप्स में डील करती है जिनका यूज़ रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, स्टील, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड बिल्डिंग मटेरियल जैसे कई सारी इंडस्ट्रीज में होता है। पिछले 50 सालों में कंपनी ने बहुत सारे कस्टमर्स के साथ काम किया है और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड किया है, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, L&T लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड टाटा पावर। जिसके साथ ही कंपनी अगर पिछले 12 से 13 सालों की बात करें तो कंपनी ने EPC दैट इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में काम शुरू किया है एज अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड रिटेल सेगमेंट पर भी अपना ध्यान बढ़ाया है, जिससे कंपनी पूरे इंडिया के मार्केट को ग्रैब कर सके। केबल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के नाम है, जैसे पॉलीकेब इंडिया, फिनोलेक्स केबल, वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा आज भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे शेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है, जिसकी वजह से KEI को मार्केट में रहने के लिए अपनी प्राइसिंग पॉलिसी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रखनी पड़ती है और इसका सीधा असर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में देखने को मिलता है, जो कि पिछले कुछ सालों से 10 से 11% के बीच में स्टेबल है। कंपनी के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी केबल्स, हाउस वायर एंड वाइंडिंग वायर्स, स्टेनलेस स्टील वायर्स, EPC की सर्विसेज देती है। कंपनी हैज 5 स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज एंड भिवाड़ी, चौपंकी, पाथरेडी, राखोली एंड चिंचपाड़ा जैसी इंस्टॉल कैपेसिटी मार्च 2021 के मुताबिक EHV केबल्स की 900, HT केबल्स की 11,100, LT पावर एंड अदर्स केबल्स की 1,16,600, वाइंडिंग एंड हाउस वायर्स की 11,17,000
एंड स्टेनलेस स्टील वायर्स की 72,000 मेट्रिक टन है। कंपनी की Q4 के कॉन कॉल के मुताबिक कंपनी अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी का केबल में 76%, हाउसिंग वायर्स का 60% एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का 95% यूटिलाइजेशन कर रही है। Let's talk about some opportunities and threats now. Opportunities, EPC इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ EHV केबल्स की डिमांड बढ़ रही है जहां कंपनी का कंपटीशन कम है। बढ़ते जोग्राफिकल प्रेजेंस और पेनिट्रेशन के चलते एक्सपोर्ट रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिटेल सेगमेंट की हाई प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से इस सेक्टर का रेवेन्यू शेयर बढ़ रहा है। मेट्रो रेल, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, IT एंड फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में डिमांड फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ते अर्बनाइजेशन के चलते हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ने का अंदाजा है, जिससे कि वायर की डिमांड में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने की एक्सपेक्टेशन है। ये तो बात हुई अपॉर्चुनिटीज़ की। अब बात करते हैं थ्रेट की। रॉ मटेरियल की प्राइसेज और एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी एंड तेजी से बढ़ते हुए इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन कंपनी के मेन थ्रेट है, जिसका असर हमें आगे जाकर कंपनी में देखने को मिल सकता है। कंपनी के रिसेंट कॉल के हिसाब से कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो अभी सबसे पहला कंपनी की स्ट्रैटेजी अपने EPC सेगमेंट को डाउनसाइज कर रिटेल सेगमेंट को बढ़ाने की है, जिससे कंपनी के मार्जिन बढ़ेंगे और EPC कम होने के कारण कंपनी की टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी कमी होगी। इसीलिए कंपनी रिटेल एंड B2C सेगमेंट को एक्सपांड कर रही है। कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में कंपनी अपने रिटेल सेल्स को टोटल सेल्स का 50% हिस्सा बनाना चाहती है, जिसके चलते इस सेगमेंट में हमें 30 से 35% की ग्रोथ पर एनम देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही कंपनी अगले 6 महीने में FMEG सेगमेंट भी लॉन्च करने का प्लान कर रही है, जिसकी शुरुआत कंपनी स्विच गियर्स के साथ करेगी। लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 38.02% है, वहीं FII ने अपना स्टेक मार्च 22 में 25.27% किया, जो कि पहले 21.78% था, जो कि इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को दर्शाता है। कंपनी में प्रमोटर्स की तरफ से भी कोई शेयर प्लेजिंग नहीं दिख रही है। जो कमी देखने को मिल रही है वो म्यूचुअल फंड की साइड से है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक 21.12% से कम करके 18.80% किया है। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स नाउ। कंपनी के फोर्थ क्वार्टर में नेट सेल्स 1791.7 करोड़ की थी अगेंस्ट 1246 करोड़ लास्ट ईयर। नेट सेल्स का ग्रोथ परसेंटेज 43.76% रहा। इस क्वार्टर में कंपनी ने सबसे ज़्यादा क्वार्टरली सेल्स अचीव की है। लास्ट ईयर Q4 के कंपैरिजन में EBITDA ग्रोथ 28.46% रही, जो कि ₹179.9 करोड़ है अगेंस्ट 140 करोड़ लास्ट ईयर। EBITDA/ नेट सेल्स मार्जिन 10.03% रहा, जो कि पिछले सालों के पीरियड में 11.23% था। EBITDA मार्जिन में गिरावट का मेन रीजन प्री कोविड लेवल एक्सपेंसेस और इनपुट कॉस्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑर्डर में शार्प फ्लक्चुएशन है। इस क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 115.88 करोड़ है, जो कि पिछले साल में 86.1 करोड़ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 34.57% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फुल ईयर रिजल्ट समरी की बात करूं तो इस साल टोटल नेट सेल्स 5726.55 करोड़ की रही, जो कि पिछले साल में 4181 करोड़ की थी और नेट सेल्स में हमें अप्रॉक्सीमेटली 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में EBITDA रुपीस 603.57 करोड़ थी अगेंस्ट 475.5 करोड़। EBITDA में ग्रोथ लगभग 27% रही। पिछले पूरे साल का EBITDA बाय नेट सेल्स मार्जिन 11.37% था, वहीं इस साल ये 10.54% पर आ चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीयर कंपैरिजन। KEI के कॉम्पिटिटर्स को देखें तो बड़े नाम उभर के सामने आते हैं, जैसे पॉलीकैब इंडिया, फिनोलेक्स केबल्स एक्सेट्रा। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखें तो पॉलीकैब इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ी कंपनी है। KEI 31 के PE मल्टीपल के साथ एक्सचेंज पे ट्रेड कर रही है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 37 के करीब है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 5.49% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 1.2 के काफ़ी ऊपर है। वहीं कंपनी को डेट इक्विटी रेशो 0.17 है, जो कि पीएस के मिलता जुलता है। कंपनी का ROC 24% और ROE 19% भी इंडस्ट्री एवरेज से करीबी दिखाई दे रहा है। ये तो बात हुई KEI की हमारे पर्सपेक्टिव से। आप भी इस कंपनी को रिसर्च कर सकते हैं और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कंपनी को लेकर। टिल देन गुड बाय।